नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने कल आपको इशारा किया था कि मोदी कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। उसकी थोड़ी थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई और झलक ऐसी है कि इन अख्तर, आजम, खानम सारे गैंग का मामला थोड़ा बिल्कुल विपरीत हो गया। चाहते तो कुछ और थे, मिजाज में कुछ और चल रहा था। 11 अगस्त को एक बैठक हुई थी, बड़े बड़े भाषण हुए और 11 अगस्त का दिन था श्रीमान खालिद जी का जन्मदिन या जन्मदिन ही था और उस पर प्रवचन दिया गया। सोवरेंटी, लिबर्टी, इस सब पर बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि 25 दिन के पार्लियामेंट के सेशन में मोदी और शाह दोनों पूरी तरह से नदारद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे फेस नहीं करना चाहते हैं, सदन को फेस नहीं करना चाहते हैं, पैलेट गन चलवाया है इसलिए डरे हुए हैं अमित शाह, जंतर मंतर पर जो लोगों की भीड़ आ गई है उससे डरे हुए तो हैं। सरकार में थोड़ी चहल पहल तो है कि जंतर मंतर पर क्या हुआ। और अब देखिए, जंतर मंतर को छोड़ दीजिए, अभी रिजर्वेशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको कुचला जा रहा है, तो वो गुस्सा सरकार के खिलाफ है, वो अलग विषय है, उस पर मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन मोदी और शाह के कुछ कारनामे ऐसे हो रहे हैं जो इन लोगों के अख्तर आजम के गढ़ी के पैर से के नीचे से जमीन खिसका देगा और वो दिन दूर नहीं है। तैयारी बहुत बड़ी, लंबी है और दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। ये सिर्फ वन ऑफ द मीटिंग होने वाले नहीं है। मोदी के दो दूत, विशेष दूत, जो मोटे तौर पर भारत सरकार के संकट मोचक भी हैं, संकट मोचन का काम भी कर रहे हैं और बड़े दो टूक शब्दों में, एक तो मुखर जुबानी के लिए मशहूर हो गए हैं पूरी दुनिया में, हालांकि उस पर आलोचना भी हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं पहली समझा रहा हूं, नहीं, कोई पहली नहीं है। अब मैं पर्दा उठाता हूं। मोदी के दो दूत, एस जयशंकर विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, ये दोनों एक गुप्त विशेष मिशन पर हैं। गुप्त तो नहीं कहना चाहिए, गुप्त दूसरे संदर्भ में है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की तरह गुप्त यात्रा हो रही है, इस तरह की कोई यात्रा नहीं है। यात्रा तो सर्वविदित है, लेकिन मिशन बड़ा गुप्त है और मिशन में वो मास्टर स्ट्रोक है जिससे भारत के जो ये अलग अलग प्रवृत्ति के लोग जो गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को, वो चारों खाने चित्त होंगे, बल्कि दुनिया भी देखती रह जाएगी। और उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण। एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं और अजित डोभाल चाइना की यात्रा पर हैं आज से ही। दो महत्वपूर्ण देशों में भारत के विशेष दूत पहुंच चुके हैं, दो आमंत्रण पत्र लेकर पहुंचे हैं कि श्रीमान आप सादर आमंत्रित हैं और आपको आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए। एक का तो लगभग कंफर्मेशन है, दूसरे का भी कंफर्मेशन के लिए जो विशेष दूत भेजे गए हैं वो स्वयं अजित डोभाल हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, चाइना की यात्रा पर हैं। चाइना में वो, अब है तो मामला पूरा गुप्त, जयशंकर जी का भी मामला गुप्त, हाँ, लेकिन बताया जा रहा है पब्लिक डोमेन में, मीडिया में, कि पोलित ब्यूरो के मेंबर्स से मिलेंगे, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और फिर एक तारीख मुकर्रर हुई है 12 और 13 सितंबर की, और ये इतिहास लिखने जा रही है। ये तारीख याद रखिएगा आप, ये तारीख इतिहास लिखने जा रही है। और कैसे, वो अभी मैं आपको समझाता हूं।
12-13 सितंबर को भारत आने के लिए विशेष आमंत्रण लेकर के श्रीमान अजित डोभाल पहुंच गए हैं चाइना। पोलित ब्यूरो के मेंबर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों से मुलाकात तो चलेगी ही चलेगी। और उधर एस जयशंकर पहुंच गए हैं रसिया। वो भी विदेश मंत्री लावरोव से बात करेंगे और उसके बाद कई विशेष प्रतिनिधि मंडल से उनकी चर्चा होगी और फिर वो पुतिन को भारत आने का आमंत्रण विधिवत सौंपेंगे। और इन दोनों की पूरी संभावना है। पुतिन का तो लगभग कंफर्म है, लगभग। दिसंबर 25 में तो यात्रा हुई थी, उसके बाद ये दूसरी यात्रा है पुतिन की, जब पुतिन भारत आ रहे हैं। तो उनका तो कंफर्म है। चाइना का कंफर्मेशन मिलना है और वो मिल जाएगा। तो चाइनीज प्रीमियर भी भारत आएंगे और पुतिन भी भारत आएंगे। खबर सिर्फ ये नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी सिर्फ पुतिन और जिनपिंग को भारत लाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बड़ी प्लानिंग हो रही है, तो यह खबर का आधा हिस्सा है। अब पूरा हिस्सा समझिए। भारत, रसिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, पहले तो इतने ही देश थे, इसलिए ये ब्रिक्स कहलाता था। लेकिन अब ब्रिक्स के जो मेंबर देशों की संख्या है वो 11 हो गई है, 11। और ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में 12 से 13 सितंबर को आहूत की गई है। यह 18वीं मीटिंग है ब्रिक्स की। चाइना, रसिया, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ही नहीं, अब अगला कहानी का हिस्सा सुनिए। आपकी निगाहें खुल जाएंगी, आपका भेजा तेजी से दौड़ने लगेगा कि मोदी और शाह क्या रणनीति बना रहे हैं, किस खेल में हैं ये लगे हुए। ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे देश भी शिरकत करने वाले हैं। ब्रिक्स की सदस्यता बढ़ गई है, 11 सदस्य हो गए हैं ब्रिक्स में। अब खाली ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, चाइना, रसिया नहीं, अब ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ये सारे देश आ रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, इंडोनेशिया की आबादी, मुस्लिम बहुल देश है इंडोनेशिया, 24 करोड़ आबादी है मुसलमानों की इंडोनेशिया में। इजिप्ट में लगभग 10 करोड़ आबादी है। और फिर इथोपिया में 30% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर, इथोपिया में भी। सऊदी अरबिया और यूएई का तो कहना ही क्या। सऊदी अरब में जो भी 30-35 लाख जो भी आबादी है, जो सुन्नी बहुल देश कहलाता है, वो उसी तरीके से यूएई में तो 15-20% फॉरेनर्स भी बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन सऊदी अरब में मक्का, रियाद, जद्दा, इसी तीनों, मोटे तौर पर इसी तीनों शहर में पूरी आबादी कॉन्सेंट्रेट करती है, जो भी इलाका हो सऊदी अरब का, और वो मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी वाले देश, ईरान तो है ही है, आपको पता है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, along with ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका में भी मुस्लिम आबादी है बहुत अच्छी खासी संख्या में। तो साउथ अफ्रीका और रसिया, फिर भारत, ये 11 देशों का मिलन हो रहा है 12 से 13 सितंबर को। कहां पे? दिल्ली में। पाकिस्तान को सीधा संदेश है। अभी ईरान ने कहा है कि टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान का एक ग्रुप बन रहा है। टर्की ने एक
सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक करार किया है। ईरान भी उसमें शामिल हो रहा है। लेकिन भारत का नेहले पर दहला देखिए, ब्रिक्स में जहां इंडोनेशिया भी है, इजिप्ट भी है, सऊदी अरब अमीरात भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है और सऊदी अरब भी है। तो सऊदी अरब एक तरफ टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक फ्रंट बना रहा है, लेकिन सऊदी भारत से दुश्मनी नहीं मिलना चाहता है। भारत की कीमत पर वो पाकिस्तान से मित्रता को आगे बढ़ाए, ऐसा सऊदी अरब नहीं करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि सऊदी का भारत बहुत बड़ा बाजार है और भारत का न सिर्फ ट्रेड डील एक अच्छा खासा सऊदी अरब के साथ चलता है, बल्कि भारत का बहुत अधिक निवेश वेश का भी प्लानिंग चल रहा है, सऊदी अरब का भारत में और भारत भी कई मामलों में सऊदी अरब में। तो आपसी निवेश का भी संबंध बढ़ने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात गए थे, सऊदी अरब गए थे प्रधानमंत्री। और अब ये जो टाइमिंग है मित्रों, ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ पॉलिसी डिसीजंस हो सकते हैं और भारत में जो दिमागी नक्सल का खेल चल रहा था आजम काजम का, कि मुस्लिम विरोधी ताना बाना बुनते रहो और मोदी को मुस्लिम विरोध का एक बड़ा आइकॉन बनाते हो। हालांकि पॉलिटिकल बोनांजा है उनके लिए, ये बात उनके हक में ही जाता है। तो मैं तो कई बार मुझे लगता है कि ये आजम काजम जितने हैं, आजमी अख्तर काजमी वगैरह, ये सब मोदी के पेरोल पर तो नहीं है, क्योंकि जितनी मोदी को वो गाली देंगे उतना एक एक वर्ग कंसोलिडेट होगा मोदी के समर्थन में। तो शंका होती है मन में कि कहीं ये सारे मोदी के समर्थक तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि मोदी को गाली दे करके आप मोदी का भला कर देते हैं। जितना मोदी का समर्थन करके मोदी का भला नहीं करेंगे, उतना मोदी को गाली दे करके मोदी का भला कर देंगे। ऐसा भी प्रतीत होता है। बहुत सारे पत्रकार हैं जो कहते हैं मोदी के पेरोल पर मत, मतलब मोदी उनको पैकेट पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है भगवान जाने। लेकिन पावर गैलरी में बड़ी चर्चा होती है कि साहब मोदी को गाली दे करके बहुत सारे लोग मोदी का भला कर देते हैं। और उस श्रेणी में बहुत सारे पत्रकार हैं जो दिन रात मोदी को कोसते रहना, मुसलमानों को मोदी का खौफ दिखाते रहना। उससे एक नुकसान तो होता है कि एक कंसोलिडेशन एक तरफ होता है, लेकिन दूसरे वर्ग का कंसोलिडेशन मोदी की तरफ होता है। और फिर मोदी कास्ट विभेद से ऊपर निकल जाते हैं और मोदी को इसका लाभ मिलता है। तो मोदी वहां भी खुश हैं, दो गाली हमें। लेकिन और जो दिमागी नक्सल हैं, जो यदा कदा मोदी के खिलाफ षड्यंत्र आज से नहीं 2002 से रच रहे हैं। मोदी के बहाने वाजपेयी पर निशाना था किसी जमाने में, क्योंकि वाजपेयी एक मॉडरेट चेहरा आ गए थे, तो मोदी को निशाना टारगेट बनाया गया कि देखो मोदी ने यह कृत्य किया है, ये इनकी पार्टी का है, ये तो हिंसक पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है। ठीक ठाक चल रहा था माहौल, लेकिन 2002 में पूरा षड्यंत्र करके विलेन बनाने के लिए पूरा काले किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भी है। 2000 चुनाव में बीजेपी चुनाव हारी, लेकिन 2002 में पोस्ट गोधरा चुनाव में मोदी चुनाव जीत गए और तब से जो मोदी जीते उसके बाद मोदी हारे ही नहीं। तो मोदी के तो हक में चला गया पूरा मामला। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही वाजपेयी जी को सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन मोदी के हक में हो गया वो पूरा मामला। तो अब ये जो ताना बाना है अभी 12 से 13 सितंबर का मित्रों, वो सिर्फ मोदी विरोधियों के बैंड वैगन को बहुत बड़ी चुनौती देश के अंदर नहीं है, वरन की देश के बाहर जो मोदी को डिस्टेबलाइज करने वाला कैंप है, उसको सीधी चुनौती है। मित्रों, कहा जा रहा है कि अजित डोभाल जो चाइना गए हैं, वो इस दौरान वहां पर बातचीत कर रहे हैं कि 2019 और 20 में गलवान घाटी हुआ, 20 में, और सीमा का जो विवाद है चाइना के साथ, उसे वंस फॉर ऑल सेटल कर लिया जाए और ये दोनों पड़ोसी देश आपस में राइवलरी ना करें, आपस में दुश्मनी के बजाय आपस में परस्पर विश्वास के वातावरण में व्यापार को आगे बढ़ाएं। तो दोनों देश में एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है,
और इनकम जनरेशन हो सकता है। दोनों देश समृद्धि के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। मोदी की कोशिश है, अपने जो दूत को उन्होंने भेजा है, उनकी कोशिश है कि वो दूत चाइना को यह विश्वास दिलाए कि भारत आपसे युद्ध के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में आपकी प्रतिस्पर्धा में आना चाहिए भारत को, और यह आपके भी हक में होगा। हमारे और आप दोनों मिलकर के अगर साझेदारी के साथ बढ़ेंगे, एक प्रतिस्पर्धी ना होकर के स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बने। स्वस्थ प्रतिस्पर्धी का मतलब हुआ कि आप हमारे लिए कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, हम उसको असेंबल कर रहे हैं, या हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आप अपने यहां असेंबल कर रहे हैं, और दोनों मिलकर के अगर ये काम करते हैं तो पूरी दुनिया का बाजार हम ओपन कर सकते हैं। दोनों मिलकर के सहायता कर सकते हैं। और भारत तब से चौकन्ना है जब से एक डिप्लोमेट, अमेरिकी डिप्लोमेट ने भारत की धरती पर कहा कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो चाइना के साथ अमेरिका ने किया है। भारत के साथ वो गलती नहीं करेंगे। भारत को हम आर्थिक शक्ति नहीं बनने देंगे। भारत के कान तब से खड़े हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम हमें आर्थिक शक्ति नहीं बनने दोगे, लेकिन हम अपने पड़ोसी देश के साथ क्यों युद्ध करें? हमारी दोनों की सभ्यता प्राचीन है, पुरानी है, और परस्पर विश्वास की सभ्यता अतीत में रही है। जो मॉडर्न दो नेशन हैं, चाइना और भारत, उसमें भले ही अविश्वास का वातावरण हुआ, और उसका एक बड़ा कारण अमेरिकी कैंप रही है। क्योंकि आजादी के बाद हमने एक उदारता तो दिखाई थी, लेकिन उसके बदले में 62 का युद्ध मिला। तो चाइना ने खुद ही एक अविश्वास का वातावरण बनाया है, और इसके लिए चाइना को पहल करनी पड़ेगी। भारत और चाइना के बीच में विश्वास बढ़े, ये पहल भारत से अधिक अगर चाइना करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और भारत इसी संदेश को लेकर के पहुंचा है कि अविश्वास का जो वातावरण है पिछले 70-80 वर्षों का, इस वातावरण को हम दूर कर सकते हैं। 2 कदम आप बढ़ें तो 2 कदम हम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके साथ दिल खोल करके चलें। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को बड़ी आशा थी, क्योंकि वो थोड़े से लेफ्टिस्ट मिजाज के थे, और लेफ्ट की सरकार वहां नई नई बनी थी चाइना में, तो उनको बड़ी आशा थी कि चाइना हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन धोखा मिला, पीठ में खंजर उतार दिया। 62 का युद्ध भारत को लड़ना पड़ा, और हारना पड़ा भारत को। लोग तो यहां तक कहते हैं कि 62 के युद्ध के बाद नेहरू इतने पीड़ित हो गए, इतने दुखी हो गए, कि फिर वो खुद को बचा भी नहीं पाए, उनकी मौत ही हो गई। अवसाद में चले गए नेहरू, बीमारी की जकड़न में चले गए नेहरू। अब ये बात कितनी सत्य है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बड़ी चर्चा है कि 1962 के युद्ध ने नेहरू की सेहत पर भी असर डाला था। मन मस्तिष्क पर तो डाला ही, सेहत पर उसका बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से नेहरू को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आज उसी अविश्वास को खत्म करने के लिए भारत के ये दूत, विशेष दूत पहुंचे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि डोवल, जो टास्क डोवल को मिलता है, डोवल वो टास्क पूरा करते हैं। और ये मास्टर स्ट्रोक होने वाला है भारत का। अगर चाइना भारत के ऑफर को स्वीकार कर लेता है और एक बार दोबारा भारत के साथ विश्वास को बहाल करने के लिए राजी हो जाता है, और सीमा विवाद हल हो जाता है, तो फिर भारत और चाइना को रोकना पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होगा मित्रों, पूरी दुनिया के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन बड़ी तेजी से भारत में हो रहा है, और खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिस पर कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं एक प्रकार से सऊदी अरब, यूएई और ईरान और अमेरिका पर। उसका एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन चाइना के साथ हो चुका है ऑलरेडी। प्रोडक्शन लाइन तैयार है। अभी एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप है जिन्होंने चाइनीज चेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है। बड़े पैमाने पर लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है, और भारत भी लिथियम आयन बैटरी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने के लिए तैयार बैठा है। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत का एक बड़ा कोलैबोरेशन होगा, जो अंततः एनर्जी पर, जो पेट्रोलियम एनर्जी है, उस पे भारत की डिपेंडेंसी को कम करेगा। ये छोटा सहयोग नहीं है चाइना का भारत को।
और इसलिए एक टैक्टिकल शिफ्ट ऐसे समय में जब एनर्जी को लेकर के युद्ध का माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है, एनर्जी सबसे बड़ा युद्ध का विषय बना हुआ है, पेट्रोलियम पदार्थ पूरी दुनिया में हाहाकार मचाए हुए है, ऐसी परिस्थिति में अगर भारत ऑल्टरनेट एनर्जी पर चाइना जैसे देश के साथ अग्रीमेंट करता है या रसिया के साथ एडवांस होता है, नई टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ता है। रसिया के साथ तो वो पेट्रोलियम पर भी सुदृढ़ है, रसिया पेट्रोल देने के लिए तैयार बैठा है, बोला उसकी भी चिंता नहीं करनी है आपको, सस्ते में हम पेट्रोल देंगे। लेकिन भारत अब यह सोच रहा है कि हम किसी के ऊपर एनर्जी के मामले में डिपेंडेंट ना हो, हम अपना ऑल्टरनेट एनर्जी तैयार करें। अभी सिगुपा चल रहा है E20 का, जिसमें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की चर्चा हो रही है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत अकेला कोशिश कर रहा है कि मक्का से जो इथेनॉल बनाया जा सकता है उस पर हम अधिक ध्यान दें, गन्ने के बजाय, क्योंकि उसका हो सकता है कि आने वाले दिनों में कास्केडिंग इफेक्ट चीनी पर पड़े। गन्ने से तो ऐसा, मक्का से तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मक्के का भरपूर प्रोडक्शन भारत में है, भरपूर प्रोडक्शन। तो इसलिए भारत तेजी से, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो इथेनॉल ब्लेंडेड एनर्जी हो, दूसरा विंड एनर्जी हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उस पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर के यूनिट्स लग रहे हैं, चिप का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तरफ भारत जाना चाहता है, उसमें चाइना का सहयोग चाहता है। लेकिन चाइना ने पिछले दिनों अपना जो अविश्वास बनाया है पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को लेकर के, उससे एक शंका मन में रहती है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी को जाकर के देखें तो एट पार है, हर क्वालिटी पर पूरी दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से कुछ यूनिवर्सिटीज चाइना में है। वहां की शिक्षा अच्छी है, क्वालिटेटिवली गुड है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारत का कोलैबोरेशन चाइना के साथ होता है और चाइना और रसिया के साथ ईरान आ जाए, सऊदी अरब आ जाए, इजिप्ट आ जाए, इंडोनेशिया आ जाए, ब्राजील आ जाए, तो कहने ही क्या। एक बड़ा पॉपुलेशन की आबादी वाला देश है ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ब्राजील जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, अमेरिकी कॉन्टिनेंट में भी वो भारत के साथ है, ब्रिक्स के साथ खड़ा है। तो चुनौती किसको है? अमेरिका का। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का साउथ अफ्रीका, वो भारत के साथ खड़ा हो रहा है ब्रिक्स में। चुनौती किसे है? अमेरिका को है। और चुनौती मोटे तौर पर G7 को है। G7 में ही सिर्फ अमेरिका ही लीड लेता है, बाकी तो फ्रांस और इंग्लैंड और जर्मनी ये सब तो उसके पीछे लगे हुए हैं। और ये डीके हो रहा है। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी का इकोनॉमी अब वो स्थिति नहीं है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, इंग्लैंड वगैरह को पछाड़ करके। तो वो एक तरफ यूरोप डिके कर रहा है, उनको हमारे ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अभी आप देखिए कि फॉक्सवैगन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो जर्मन कंपनी है, जो कि लेम्बोर्गिनी, BMW, पोर्शे इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो फॉक्सवैगन की हालत खराब है। और उनको अगर कहीं से कोई आश है तो वो सिर्फ भारत से है। और भारत में भी जो भारत की कंपनियां हैं उनके साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। JSW का कोलैबोरेशन होने वाला है फॉक्सवैगन के साथ। तो एक तरफ JSW चेरी से कोलैबोरेशन कर रहा है, चाइनीज कंपनी से, और दूसरी तरफ जर्मन कंपनी से भी कोलैबोरेशन हो रहा है। तो भारत आने वाले दिनों में एक आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये जो रुदाली गैंग है कि भारत में रोना धोना शुरू हो गया जी, मर गए जी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है जी, अरे तो बढ़ रहा है तो काम कौन करेगा? करना पड़ेगा ना उसके लिए। क्या आप घूमते रहेंगे और वहां से ला करके मनुस्मृति का जिक्र करते रहेंगे? आना जाना कुछ है नहीं, आता कुछ है नहीं। हम कंप्यूटर क्रांति ले आए थे, कंप्यूटर क्रांति ला करके आपने उनके ऊपर डिपेंडेंट बनाया, हमें सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्टर बना दिया। बस ये रोना रो रहे हैं कि राजीव जी ने भाषण दिया था, हम युवा हैं, हम अपने देश को युवा देखना चाहते हैं, फ्रेश माइंड के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ये सब छिछोरी बातों से बात नहीं बनेगी। अब आइए सीधा सीधा जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसको खत्म करना। जियोपॉलिटिक्स में 11 देश, जिसमें से अधिकतर देश मुस्लिम कंट्री हैं, वो भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। और उसमें 3 देश, UAE, सऊदी अरब और ईरान का तो सिग्निफिकेंस इतना है कि कहना ही क्या।
तो ये चेतावनी अमेरिका को भी है कि आप गाना गाते रहो, और अगर ये ध्रुव तैयार हो गया जिसमें इतने बड़ी संख्या में मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आ गए ब्रिक्स में, और अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, रसिया एंड चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और जितने इंडोनेशिया वगैरह, इजिप्ट वगैरह सारे देश आ गए, तो ये चुनौती अमेरिका के लिए है। मोदी की प्लानिंग इस दिशा में बढ़ रही है, तो मोदी पर भरोसा रखिए। देश उन्होंने कहा है कि बिकने नहीं देंगे, तो उम्मीद कीजिए कि बिकने नहीं देंगे। इसलिए 12-13 सितंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पुतिन आते हैं और सी जिनपिंग भारत आते हैं, और बाकी ब्राजील के, साउथ अफ्रीका के, इजिप्ट के, इंडोनेशिया के, सऊदी अरब के, यूएई के जो लोग आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। मास्टर स्ट्रोक मोदी का आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।